चलिए गाइस, सो आज नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट। तो देखिए, बोरोइंग कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंड एस, क्योंकि स्पेसिफिकली ये ऐसी कंपनीज के ऊपर जो कि बोरो करती हैं, और बोरो करना मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक लोन लेते हैं तो लोन लेने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट लगती है उसका एज पर आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बोरोइंग कॉस्ट के ट्रीटमेंट को क्या करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले। तो बोरो करने से रिलेटेड कॉस्ट को हमने यहां पर क्या करना है, समझना है। तो देखिए, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहीं ना कहीं क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे आईएएस 23 का भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले बोर्ड पर आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी, उसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, सो द ऑब्जेक्ट ऑफ आईएएस 23 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट बताया जाएगा। सर, ट्रीटमेंट किस प्रकार का, कि जो बोरोइंग कॉस्ट हुई है, लेट से इंटरेस्ट आपने लोन लिया और आपने उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो इस इंटरेस्ट को हम क्या इनकम स्टेटमेंट में, क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने या तो उसको एक्सपेंडिचर मानना है, या आपने अगर जो लोन लिया है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस, किसी एसेट्स को खरीदने के लिए लिया है, तो एसेट्स को खरीदने के लिए लिया है या एसेट्स को बनाने के लिए लिया है, दोनों के ट्रीटमेंट। मतलब आपको उसको एक्सपेंडिचर मानना है, या इस एक्सपेंडिचर जो आपने लोन लेकर जो इंटरेस्ट पे किया उसको हमने एसेट की कॉस्ट में जोड़ना है, उसका पूरा ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे यहां पर, समझने वाले। तो बेसिकली इसका एक ही पर्पस है, प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स, सर, एक तो इंटरेस्ट आ जाएगा, आपने फाइनेंस चार्ज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो आपको फाइनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। सर, उसके साथ साथ देखिए कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी आएंगे, जैसे फाइनेंस लीज, ये लीज वाले इसको हम गवर्न करेंगे आईएफआरएस 16 में। किस में पढ़ेंगे, आईएफआरएस 16 में पढ़ने वाले। फिर एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी। आप सोचिए, अगर आपने लोन फॉरेन करेंसी में लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूं, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि सर हमने $1000 का लोन लिया, कहां से लिया सर, अमेरिका से लोन लिया, उस दिन रेट थी $1 = 70। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट अगर हम एक साल बाद करते हैं तो सपोज दैट डॉलर का रेट बढ़ के $1 = 75 हो जाता है। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, वो भी हम क्या है आईएएस 23 में सीखने वाले। तो बेसिकली सर, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सचेंज डिफरेंस, और एक जो फाइनेंस लीज लेते हैं जो कि हम आईएफआरएस 16 में पढ़ेंगे, इन बोरोइंग कॉस्ट का हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट समझना है आईएएस 23 में। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं यहां पर कि सर बोरोइंग कॉस्ट, तो बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट होती क्या क्या है। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन स्टिल आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा होगा इंटरेस्ट। अब एक आ रहा है डिस्काउंट और इशू ऑफ लोन, नोट और डिबेंचर। देखिए, जब किसी कंपनी को फंड चाहिए होता है ना, तो फंड को अरेंज करने के लिए वो कई बार बॉन्ड पेबल इशू करती, बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर इशू करती। तो इन बॉन्ड और डिबेंचर को कई बार हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं और कई बार हम इसको प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो जब आप इनको डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करते हैं तो इस कॉस्ट को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इस प्रीमियम और डिस्काउंट को भी किसमें कंसीडर किया जाता है, बोरोइंग कॉस्ट। अब सर इसका ट्रीटमेंट हम तब सीखेंगे जब हम बॉन्ड की क्या करेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे। अभी हम यहां पर केवल और केवल किसको डिस्कस कर रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट। तो सर इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, एनी इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूडेड द फाइनेंस लीज, मैंने आपको बताया
फाइनेंस लीज IFRS 16 में कवर होगा। इंटरेस्ट और इशू करने से रिलेटेड कॉस्ट, अब जैसे लोन आप लेते हैं तो लोन लेने से रिलेटेड कई कॉस्ट कट करनी पड़ती, किसी को ब्रोकरेज देना है, कुछ लीगल चार्जेस वगैरह हैं, तो इन प्रकार की कॉस्टिंग का ट्रीटमेंट जो है बेसिकली इस IAS 23 में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं अब आपके सामने यूज करने वाला हूं, आप यहां पर देख रहे होंगे सर कुछ डेफिनेशन, तो एक जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो है क्वालिफाइंग एसेट। ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किए बिना आप बोरोइंग कॉस्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सर चलिए समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन और एग्जांपल दिए हैं, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, अब डेफिनेशन को मैं बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर करूंगा कि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। क्वालिफाइंग एसेट that essentially take long or substantial time, बस substantial period of time, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब सर क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब होता है जो अपने आप को रेडी टू यूज में आने के पहले सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती हो। Assets that essentially take a longer or substantial time period to get ready for sale or intended use by the entity. मतलब qualifying asset which take substantial period of time for their intended use. अब एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो मुझे बताइए क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन आप इमीडिएटली कर सकते हैं कि आपने लोन लिया और बिल्डिंग बन जाएगी? क्या हम यहां पर बाइंग ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सर। क्वालिफाइंग एसेट्स की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर देयर इंटेंडेड यूज। या तो आप उसको बेचना चाहते हो या आप अपने लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम देखें कि अगर कोई रेडी टू यूज है सर, मतलब जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगता, जैसे मान के चलिए आप अपने लिए एक व्हीकल खरीद रहे हैं, आप एक बस खरीद रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, आपने लोन लेके बस खरीदा, तो क्या सर वो बस हमारी क्वालिफाइंग एसेट्स है? बिल्कुल नहीं। वो क्वालिफाइंग एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले रही है। सर हम एक प्लांट एंड मशीनरी को अपने हिसाब से असेंबल कराना चाहते हैं, अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं, यस, क्योंकि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहे। तो यहां पर एग्जांपल इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो, जहां पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा हो, तभी हम उसको क्या करेंगे? क्वालिफाइंग एसेट्स मानेंगे। तो क्वालिफाइंग एसेट्स विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो सर इसमें कुछ इन्वेंटरीज भी हो सकती है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। क्या कोई ऐसा स्टॉक हो सकता है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले? हाँ सर, वाइन, रम, तो जो लिकर है वो देखिए इमीडिएटली नहीं बनती, उसको बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप इस प्रकार के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं जहां पर इन्वेंटरी भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है फॉर देयर इंटेंडेड यूज, उसमें उसको बनाने के लिए अगर हमने कोई लोन लिया और लोन लेकर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया, हम क्या करेंगे? तो मैं आपको एक नटशेल में बात बताऊं। नटशेल में अगर स्टार्टिंग से ही इस की पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने कोई लोन लिया है और उस लोन की जो कॉस्ट है उसका यूज आप क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए कर रहे हैं ना, तो उसको आप क्या करेंगे? एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे सर? एसेट्स की कॉस्ट में ही आपको जोड़ना है। मतलब आपने उसको कैपिटलाइज करना है। क्या करना है? वो एक प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक बात यहां पर मैंने आपको बताई कि सर अगर हम कोई एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड कर रहे हैं तो 90% केसेस में, 99% केसेस में आपको उस इंटरेस्ट कॉस्ट को क्वालिफाइंग एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ देना। एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको समझें। अगर मैं यहां पे समझूं, सॉरी, कि सर एग्जांपल, मतलब आप सोचिए कि आपने क्या किया, एक लोन लिया, लेट से 1 लाख रुपीस, और इसके ऊपर आपने 10% का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया।
10% का आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। सर 1 लाख का लोन लिया तो 10% इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 10,000। इस 1 लाख को आपने किसके लिए यूज किया, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज किया। तो जो 1 लाख की ये कॉस्ट प्लस 10,000, तो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट आपकी क्या मानी जाएगी, 1,10,000। क्योंकि ये लोन किसके लिए यूज किया जा रहा है सर, फॉर बाइंग, फॉर कंस्ट्रक्ट, नॉट बाइंग, फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए क्वालिफाइंग एसेट्स व्हिच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ। लेकिन सर अगर ये लोन हमने लिया होता और हमने इससे कार खरीदी होती तो 1 लाख रुपए की सपोज दैट कोई कार आती, सिर्फ मान के चलिए, तो सर कार की कॉस्ट में क्या ये 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट हमने पे किया उसको हम जोड़े नहीं, क्योंकि कार एक क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है, कार ऑलरेडी रेडी टू यूज है। तो सर इस 10,000 का क्या करेंगे बेटा, इस 10,000 को हम क्या करेंगे, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यही है IAS 23, ये बोलता है कि अगर बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट से तो आप उसकी कॉस्ट में उसको जोड़ दो, और अगर बोरोइंग कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट से तो आपको उस पीरियड में उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कर देना, चार्ज कर देना चाहिए। आप उसको एक्सपेंडिचर मान लीजिए, आप उसको एसेट्स की कॉस्ट में मत जोड़िए अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स के एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकते हैं सर, पावर जनरेशन फैसिलिटीज हैं, उसके बाद इन्वेंट्री दैट रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंगिंग देम टू ए सेलेबल कंडीशन। मतलब हर इन्वेंटरी नहीं सर, हम कोई गुड्स बनाते हैं वो इमीडिएटली अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, कई बार 1 साल भी हो सकता है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेंटरी अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है और अगर इन्वेंटरी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले रही है तो उस इंटरेस्ट की कॉस्ट को हम इन्वेंटरी में नहीं जोड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि रिकॉग्निशन, अब बोर्ड में कुछ थ्योरी लिखी है, थ्योरी के नोट्स आप सभी को दिए जाएंगे, लेकिन मैं यहां पर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो थोड़ा सा थ्योरी को और पढ़ लेते हैं। द बोरोइंग कॉस्ट विच इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, देखिए यहां पर दोनों लिखा है, मतलब अगर एक्विजिशन करने के बाद उसको इमीडिएटली आप यूज नहीं कर सकते, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट्स विल बी कैपिटलाइज्ड एसेट। आप सोचिए बिल्डिंग बनाने के लिए आपने बहुत सारी चीजें खरीदी भी हो सकती, सर टाइल्स वगैरह खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, तो जो भी कॉस्ट आप क्या करेंगे क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए करेंगे वो क्या करना पड़ेगा सर हमें। तो देखिए यहां पर जो मेजर ट्रीटमेंट है वो यही है कि आपने क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड कॉस्ट को क्या करना है सर, कैपिटलाइज करना। और अगर सर क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है तब हमने उस कॉस्ट को क्या करना है सर, सिंपल हमने उसको इनकम एक्सपेंडिचर में, तो एसेट्स विल बी कैपिटलाइज as a part of cost of such assets. Any other borrowing cost will be treated as an expenses and will be charged to statement of a profit. तो सर other than qualifying assets से related cost आप क्या करते हैं, सिंपल आपने उसको इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है, डेबिट कर देना। The borrowing cost which relate to qualifying asset is called eligible borrowing cost. एस बिकम एलिजिबल टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब देखिए खर्चों को हमेशा 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी इनकम स्टेटमेंट में आप डेबिट नहीं करते। द बोरोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट्स व्हिच बिकम एलिजिबल टू कैपिटलाइज इज दैट बोरोइंग कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड इफ दैट एसेट्स इज नॉट प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्टेड। तो आप क्या करते हैं, अगर आप एसेट्स का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे होते तो ये वाली कॉस्ट आपको इनकर्ड नहीं करनी पड़ती। आगे बढ़ते, अब बोरोइंग कॉस्ट में भी 2 कॉन्सेप्ट है कि सर इस कॉस्ट को कैपिटलाइज कैसे करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जहां एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना वहां मैं स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करूंगा इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना वो इस पोर्शन से ही बनने वाले हैं। चलिए इसको समझते हैं। अब क्या बोल रहे हैं सर, मेजरमेंट ऑफ एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में हम
यहां पर दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोन और एक हम बात कर रहे हैं सर जनरल लोन। अब मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाना है, आप सोचिए, फिर इसके हम ना कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। स्पेसिफिक लोन, देखिए स्पेसिफिक लोन का मतलब है कि आप बैंक के पास जाते हैं और बैंक से बोलते हैं कि यार हमें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, हमें लोन चाहिए। तो ये लोन का आप क्या यूज करने वाले, केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करने वाले। आप इस लोन से कुछ और प्रकार के एक्सपेंडिचर नहीं करने वाले। आपने बैंक से 2 करोड़ का लोन सेक्शन कराया और इस 2 करोड़ को 100% आप क्या करने वाले, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और आई कैन से क्वालिफाइंग एसेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने वाले। तो इस प्रकार के फंड को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लोन और फंड। तो जो स्पेसिफिक लोन और फंड है, जो भी कॉस्ट आपने इनकट करी है टू फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स, तो आप क्या करेंगे, उसको सीधे कैपिटलाइज कर देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर हमने 2 करोड़ का क्या लिया, 200 लाख का लोन लिया है, तो लेट से 10% पे लिया है, तो 2 करोड़ का 10% कितना होता है, आई गेस 20 लाख। इस 20 लाख को आप क्या करो, बिल्डिंग की कॉस्ट में, बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या कर दो, सीधे कैपिटलाइज कर दो, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक फंड है। तो स्पेसिफिक फंड मतलब जो कि केवल एसेट्स के कंस्ट्रक्शन, क्वालिफाइंग एसेट्स के एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाता है, उसको हम किसी और पर्पस पे यूज नहीं करते। दूसरा आता है जनरल फंड। देखिए जनरल फंड मतलब जिसको हमने लोन लिया है उसको हम सर क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए भी यूज करने वाले हैं और हम उसको किसी अदर देन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए भी यूज करने वाले हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब जो ट्रीटमेंट होगा, द लोन विच इज बोरोड फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स एंड जनरल। तो देखिए दोनों के लिए इन जनरल यूज, जब आप दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए भी कर रहे हैं और जनरल के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल। तो जनरल के लिए आपको वेटेड एवरेज रेट का क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो इन बिजनेस बोथ इज कॉल्ड जनरल लोन। इन सच सिचुएशन बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलेज विल बी कैलकुलेट एज एक्सपेंडिचर। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आपको कौन सा रेट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड विद दी वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर स्पेसिफिक लोन लिया उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे जो लोन लिया उसकी कॉस्ट को क्या करो, क्वालिफाइंग एसेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। लेकिन सर अगर आपने जनरल लोन लिया है ना, तो जनरल लोन के केस में हम क्या करेंगे, हम एक वेटेड एवरेज रेट को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इस वेटेड एवरेज रेट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो सर ऐसे तो समझ में आया नहीं, अब हम क्या करेंगे, एक वेटेड एवरेज रेट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम बोर्ड पे चलते हैं, जहां पर मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको वेटेड एवरेज रेट को निकालना समझा रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड। तो अब हम वेटेड एवरेज को समझेंगे। तो वेटेड एवरेज के लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर बनाने जा रहा हूं। अब मैं आपको यहां पर एक वेटेड एवरेज का एग्जांपल बना के समझाऊंगा। चलिए सो हम समझते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने यहां पे आपको क्या बोला, वेटेड एवरेज रेट। तो सपोज दैट आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना था, उसके लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और लेट से लोन की जो रिक्वायरमेंट है आपको 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 100 करोड़ की लोन की रिक्वायरमेंट है। और आप क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं। तो सबसे पहले आप जाते हैं HDFC बैंक के पास। किसके पास जाते हैं, HDFC।
आप एचडीएफसी बैंक से पूछते हैं कि हमें 100 करोड़ की लोन की रिक्वायरमेंट है, मैंने एग्जांपल में 100 करोड़ लिया, 100 लिख दिया। सर एचडीएफसी बैंक आपको बोलती है कि हम आपको 100 करोड़ का लोन नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी आपको कितने की देने की 30 करोड़ की। हमने बोला ठीक है 30 करोड़ दीजिए, 70 करोड़ हम कोई और से अरेंज करते हैं। तो मान के चलिए जो एचडीएफसी बैंक है वो आपसे 10% इंटरेस्ट ले रही है, तो एचडीएफसी बैंक में आपको 30 करोड़ देना है। उसके बाद आप पीएनबी बैंक के पास, पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने बोला हम आपको 50 करोड़ देने को तैयार है। तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी पूरी हो गई सर? 30 + 50 80, और इन्होंने आपको रेट बताया 12%, 12% रेट बताया। ठीक है, अब आप गए तीसरी किसी बैंक के पास गए, लेट से आप एसबीआई के पास जाते हैं, तो एसबीआई ने आपको 20 करोड़ का लोन ऑफर कर दिया, लेकिन उन्होंने और थोड़ा सा कम रेट आपको। तो वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? अब हमारे पास देखिए यहां पर 3 बैंकों से लोन, अलग अलग अमाउंट और अलग अलग इंटरेस्ट है। तो सर हम कैसे निकालें? तो मैं एक सेकंड पेज पे जा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बना रहा हूं। यहां पर आप टेबल के थ्रू समझिए। यहां पे गया सबसे पहले एचडीएफसी। एचडीएफसी से आपको कितना मिल रहा था? एचडीएफसी से आपको 30 था, 50 और 20 है ना। तो मैं लिख लेता हूं सर, यहां पे 30, 50 और 20, ये आपको पंजाब नेशनल बैंक से मिलने वाला था और ये आपको एसबीआई से। तो टोटल आपको कितना मिलने वाला है सर? 100 करोड़ का लोन आपको मिलने वाला है अलग अलग। अब सर इंटरेस्ट जो आपको एसबीआई और ये कितना लगा रहे थे प्रीवियस, जाके देखते हैं। ये 10%, 12 और 8, 10, 12 एंड 8, ये आपको 10% देने वाले, ये आपको 12% और ये आपको 8%। ये इन बैंकों की इंडिविजुअल कॉस्ट है। क्या है? इंडिविजुअल कॉस्ट। अब यहां पर अगर हम वेट दें, क्या यहां पर हमको कितना प्रोपोर्शनेटली फाइनेंस हो रहा है सर? 100 में से 30 करोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये वाला बैंक आपको कितना फाइनेंस कर रहा है सर? 30% कर रहा है। तो ये आपका 30%, ये वाला आपको कितना फाइनेंस कर रहा है सर? 50%। ये वाला कितना फाइनेंस कर रहा है? 20%। तो हमने अलग अलग वेट लिख लिया। ये आपका क्या है? वेट है, प्रोपोर्शनेट है, 30%, 50% और 20%। तो इसका मतलब 10 का 30% मतलब यहां की कॉस्ट 3% हो गई। यहां आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 12 का 50%, 6%। और ये 8 का 20% कितना होगा? 8 का 20% 1.6। तो तीनों को जोड़ दें तो 3699 और 1.6 हो गया 10.60। यही आपकी क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपने बैंक से लोन लिया 10.6%, मतलब दिस इज कॉल्ड योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने लोन कितने का लिया सर? 100 का लिया। अब इस 100 करोड़ में से लेट से आपने 70 करोड़ जो है वो बिल्डिंग के लिए यूज किया, बाकी 30 करोड़ का जो यूज है वो आपने वर्किंग कैपिटल के लिए कर लिया। तो सर हमने, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूं दूसरे पेज पे। तो सर हमारी जो वेटेड एवरेज रेट निकली है वो कितनी निकली है? 10.6 निकली है। मैं एक और पेज जोड़ लेता हूं। अब 100 करोड़ का लोन लिया है आपने, और इस 100 करोड़ के लोन में से आपने 70 करोड़ का लोन तो किसके लिए यूज किया सर? बिल्डिंग के लिए किया। यहां लिख लेते हैं। बाकी 30 करोड़ का लोन आपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल, मतलब बिजनेस में लेबर को पेमेंट करने के लिए, हो सकता है कि आपने डिफरेंट यूज के लिए किया। तो मुझे बताइए यहां पर क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए कितना किया सर? 70 करोड़। अदर देन क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए कितना किया? 30 करोड़। तो हमारा IAS 23 क्या बोलता है कि जो क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए आपने यूज किया उसी पोर्शन को आपने कैपिटलाइज करना और वेटेड, क्योंकि हमने जनरल लोन भी यूज किया ना, हमने स्पेसिफिक थोड़ी किया। तो याद रखिए 70 के ऊपर जो हमने रेट निकाला था, कितना निकाला था? प्रीवियस पेज में जाके देखते हैं, 10.6। तो ये जो 10.6 है, इतने पोर्शन को हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, और जो 30 का 10.6 है वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे?
डेबिट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर अगर आप लोन लेते हैं और अगर स्पेसिफिक नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज रेट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और वेटेड एवरेज को निकालकर जितना पोर्शन अपने क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज किया है उतना पोर्शन आप कैपिटलाइज करेंगे और जितना आपने क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए यूज नहीं किया है उतने पोर्शन को आप क्या करेंगे, सर इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सर IAS 23 बोलता है बोरोइंग कॉस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में, और बोरोइंग कॉस्ट के दो ही ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं नॉन क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड, और क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड को हम क्या करते हैं, उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो सर इसका मतलब ये जो 70 का 10.6 निकलेगा, इतने पोर्शन को आपने क्या करना है, एसेट की कॉस्ट में जोड़ना और बाकी बचे पोर्शन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देना है, डेबिट कर देना। दिस इज द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब एज पर द बोरोइंग कॉस्ट। चलिए वापस आते हैं हमारे उसके ऊपर। तो हम बात कर रहे थे सर बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सर कमिटमेंट, सर बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने से रिलेटेड कुछ थ्योरी। द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द डेट व्हेन द एंटिटी मीट ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। सर कैपिटलाइज करना कब से स्टार्ट करते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन द असेट्स हैज बीन स्टार्टेड। सर हमने लोन ले लिया, बस अब लोन लेकर हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो क्या उस बोरोइंग कॉस्ट को हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे? नहीं। तो पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट्स को क्या कर दिया है, सर स्टार्ट कर दिया है। द एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट्स हैज बीन स्टार्टेड। द बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड। बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इनकर्ड होना स्टार्ट हो गई है। और द एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट द एसेट्स आर इन प्रोग्रेस, मतलब वो जो भी एसेट्स का कंस्ट्रक्शन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ मटेरियल, एसोसिएटेड लेबर कॉस्ट, रिलेटेड ओवरहेड, ये सारे के सारे आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन आप क्या करते हैं, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी आप क्या करेंगे, उन एक्सपेंडिचर को उसमें कैपिटलाइज करेंगे। अब सर अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइज। सर हमने लोन ले लिया, हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया, हमने लोन ले लिया है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, क्या जिंदगी भर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हम एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ेंगे क्या? तो बेटा यहां पर एक सस्पेंशन का मतलब, इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन द एक्टिविटी नेसेसरी टू कंप्लीट द एसेट्स आर इंटरप्टेड और सस्पेंडेड ड्यू टू पर्टिकुलर रीजन, द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ सच पीरियड विल बी अकाउंटेड एज फॉलोज। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमने लोन तो ले रखा है, सर इंटरेस्ट तो चालू है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज अगर मान के चलिए स्टॉप हो जाए, तब क्या ट्रीटमेंट? तो यहां पर इफ द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज मटेरियल, द बोरोइंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। मतलब बहुत लंबा डिले हो गया, सर लोन ले लिया, अभी कंस्ट्रक्शन में बैन लग गया, अब 1 साल तक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मान के चलिए कोई ऐसा नियम आ गया कि अभी 6-8 महीने तक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया कि दिल्ली शहर में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज नहीं हो सकती ड्यू टू क्लाइमेट हार्म। तो अब सर लोन तो ले रखा है, इंटरेस्ट तो चालू है, तो फिर इस इंटरेस्ट की कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मटेरियल पीरियड 6 to 8 मंथ और इवन समटाइम अगर 1 ईयर तक के लिए डिले हो जाए, हम सर कंस्ट्रक्शन कर नहीं पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट से हमने ऐसी जगह बिल्डिंग बना रहे जो हाईवे पे आ रही है, तो गवर्नमेंट ने अभी बैन लगा दी और कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में तो आपको मालूम है केस बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इस सिनेरियो में आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, सीधे इनकम एक्सपेंडिचर में क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। उसके बाद इफ द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज इमटेरियल,
15 दिन के लिए 20 दिन के लिए डिले हुआ, बारिश आ गई सर 15 दिन 20 दिन के लिए पानी गिर गया दिल्ली में बहुत ज्यादा, और अभी हमारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज नहीं हो सकती, या 10-15 दिन के लिए मजदूर हड़ताल पे चले गए, तो इस पीरियड ये क्या है, छोटा सा रीजन है, तो इस पीरियड के एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। तो सस्पेंशन आप कब करते हैं, जब डिले जो है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं।